दोस्ती तो हमारी बाला साहब ठाकरे जब थे तो उस वक्त से थी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं जो मराठी नाटक देखता था उसमें सबसे पहले जो नाना का जो अभिनय था उससे बहुत प्रभावित था। उसके साथ साथ विशेष रूप से मैं उनके विचारों से और उनकी स्पष्टता से भी प्रभावित था कि मुझे भी नाटक करने वाले, झूठ बोलने वाले, करेंगे देखेंगे वाली भाषा बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते। जो है वो ऐसा है, जिसको पढ़ता है इधर आओ नहीं तो उधर जाओ, ऐसी स्वभाव होने के कारण नाना का स्वभाव भी मुझे पसंद है और धीरे धीरे हम लोगों की काफी घनिष्ठ मैत्री रही। और हर बार एक कलाकार होने के बाद भी मैं इस बात को पसंद करता था कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है, ये चाहे कोई अच्छा आर्किटेक्ट हो, जैसे आपने कहा कि अभी हमारे जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने निशुल्क काम करने के लिए कहा, तो मुझे ये तभी संभव है कि जिस किसी व्यक्ति के मन में सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस और उसके कारण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जब होती है तो वही व्यक्ति ये कर सकता है। तो एक कलाकार होने के बाद चाहे वो किसानों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, नाना के मन में जो संवेदनशीलता थी, ये बात अलग है कि कोई भी आसमान फटा हुआ है और इसको पूरा सिलाना किसी के ताकत में नहीं है, पर कोई ये सोचता है कि मैं मेरी ताकत से जितना संभव है उतना काम करूंगा। तो अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में काम करते समय उन शोषित पीड़ितों के लिए, किसानों के लिए संवेदनशीलता के साथ हर बात कुछ जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा, चाहे पानी के लिए हो, इसके लिए। और कभी कभी मैं भी करीब 70-80% सामाजिक काम ही कर रहा हूँ। अगर मुझे चॉइस मिल जाए तो मैं कभी भी राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर बिकॉज ऑफ मेरी वेरियस बातें ऐसी होती है कि आप जैसी स्कूल चला, मैं 1100 स्कूल चलाता हूँ और वो सब गढ़चिरौली जिले में है, तो मेरा भी इंटरेस्ट रहता है कि यही काम में मैं अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग, खेती, ये मेरे रुचि के विषय है। पर मैं ड्यू टू वेरियस रीजन ऐसा मुझे भी अपने सर, आप एक खेत के जगह आज हजारों खेत बना सकते हैं, ये आपकी ताकत है, इस शहर की ताकत है। और हमें अच्छा है कि आप इस जगह है, क्योंकि आपके बहुत ये हो रहा है। नाना, आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि आप एक रायगढ़ जिले के मुरुड गांव से हैं। आपने बहुत श्रमों के बाद ये आज यहाँ पहुंचे हैं। आपने सिनेमा के पोस्टर पेंट किए हैं, आज आप बता रहे थे आप फुटपाथ पे भी सोए हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम स्कूल को लेके है। तो ये जो शब्द है स्कूल, विद्यालय या शाला, जो शब्द है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? हम गांव खेड़े से आए हुए हैं, पहली से छठी तक हम मुरुड जिला में मेरा स्कूल था, तो बेंच वगैरह तो थे नहीं, हम जमीन पे बैठते थे। और ABCD हमने 5वीं कक्षा में शुरू किया। अंग्रेजी में सही तरह से बोल नहीं पाता, समझ सकता हूँ कुछ हद तक, इसलिए हॉलीवुड की फिल्में मैं कर नहीं पाता। तो खैर, मैं समझता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं वहां से आने के बाद, अब हालात कुछ ऐसे थे, पैसे थे नहीं, तो भाई जो भी है, जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करो तो उसके 15 रुपए मिलते थे। अब उस वक्त हम रास्ते पे सोच सकते थे, अच्छे लोग गाड़ियां चलाते थे तो हम जिंदा है। तो अब मैं ये बात कर रहा हूं 60s और अर्ली 60s की। लोग इतने कम थे भाई, हमारी जरूरतें कम थी। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी मैंने बात बताई कि इतनी आबादी बढ़ गई है, रिसोर्सेस उतने ही है, हम करें क्या? तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जरूरत है कम करें, और वो कम होने से फिर एक निवाला में तुझे दे सकता हूं, क्योंकि उतनी जरूरत है नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, भरते जाते हैं, भाई रिजर्व का जो है वो इस्तेमाल करो, नहीं गाड़ी का जरा पेट्रोल कम हो गया भर दो, और कोई जरूरत नहीं है। रिजर्व का वो इस्तेमाल करने के बाद उस वक्त वो दूसरा जो है हम दे सकते हैं।
और इतनी सी जिंदगी है, अब तुम्हारी खुशी कहाँ खुशी पाते हो तुम, वो बहुत अहमियत रखती है बात। मुझे लगता है तेरे चेहरे पे अगर हंसी आती है मेरी वजह से तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो हर एक की चाह एक अलग होती है भाई। वही मैं बोल रही थी नाना कि शायद जिंदगी आपके जवाब का ये आता है कि शायद जिंदगी हमारी सबसे बड़ी स्कूल है। नहीं, एक देखो भाई, अब जो हमारा ये जो प्रोफेशन है एक्टिंग, मैं समझता हूँ ये एक जरिया है हमारी घुटन बाहर निकालने का। हमारे अंदर एक जो सफोकेशन है उसको निकालने का, अगर ये नहीं होता मेरे पास जरिया सही तो शायद एक्टर तो हमारे क्षेत्र में है। हाँ? सही एक्टर जो है वो तो हमारे फील्ड में है। अरे उनके उनके मुकाबले तो हम कुछ नहीं है भाई। हाँ, तो हम जूनियर है उसमें। वो सभी अवार्ड आप लेके जाएंगे। लेकिन मैं सच कहता हूं कि ये अगर प्रोफेशन नहीं होता हमारे पास, ये जरिया नहीं होता तो पागल हो जाते हैं। क्योंकि आम आदमी क्या करते होंगे, उनको मतलब क्या उनकी घुटन कैसे निकालते होंगे। मैं जब देखता हूं किसान जब खुदकुशी करता है, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, बावजूद उसके मैं खुदकुशी करता हूं, कितनी ताकत लगती होगी उसको। ये सब देखते हुए भी उसको खुदकुशी, तो मुझे लगता है उसके पास जरिया नहीं है। तो मुझे लगता है नाम फाउंडेशन क्या था, एक जरिया है कि भाई देखो हर एक की तो भूख है। वो हम जैसे सर ने कहा कि ये आसमान फटा हुआ है, कहां तक सिलाएंगे हम। लेकिन हम इतनी सी चीज हमारे औकात की जितनी है उतनी करे। एक पूरा जंगल जल रहा था, एक चींटी एक चिड़िया अपने चोसे के बूंद डाल रही थी, तो कौवा हंसने लगा, इससे थोड़ी वो आग बुझेगी। तो कहते मुझे कम से कम ये तो तसल्ली है कि मैंने कोशिश तो की। तो मुझे लगता है हम कोशिश करने के सिवाय अलावा कुछ कर नहीं सकते, हमको उतना करना चाहिए। मैं सच कहता हूं आपको, नाम फाउंडेशन जब हमने शुरू किया और जब वो अकाल था महाराष्ट्र में, जब 4 महीने में सर लोगों ने 60 करोड़ रुपए दिए थे। और 60 करोड़ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने नहीं, आम लोगों ने दिए होते, शहर के लोगों ने, गांव के लोगों के लिए। तो ऐसी बात नहीं कि कोई उनकी संवेदना मर चुकी है शहरों में रह के सभी, लेकिन हर एक की अपनी कहानी अलग होती है, उनका रोना अलग होता है। तो मुझे लगता है कि हम कितने निर्भर रहेंगे इन पर, ने आप हमें ये दो, आप हमें वो दो, जितनी आपकी ताकत है आप देते रहते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें हमारे जेब पे हम हाथ कब डालेंगे। मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं आपके पास कुछ मांगने के पहले, नाम फाउंडेशन में मैंने सोचा कि पहले मेरे जेब से इतने पैसे जाने चाहिए। हमारे कोई भी ट्रस्टी है, कोई पैसे लेते नहीं, कुछ नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। आप गए किस काम के लिए वहां, तो मुझे लगता है कि यह एहसास तो मैं अंदर से होता है। अब इस सूरत के साथ मैं 50 साल इस इंडस्ट्री में रह पाया। अब कैन यू इमेजिन with my attitude, मेरी जुबान, मेरा झगड़ालू स्वभाव और ये चेहरा। तो मुझे लगता है कि चेहरा जो है, आप दिखते कैसे, बोलते क्या है, उसके बाद करते क्या है, ये बहुत निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि नहीं, आपका काम बोलता है सर आपके लिए, जैसे एक्टिंग बोलती है वैसे अब नाम फाउंडेशन भी, क्योंकि आप नाम फाउंडेशन से पहले भी काफी काम कर चुके हैं। आपने काफी किसानों के तकलीफों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। तकलीफ किसानों के लिए, तकलीफ हमें होती है। मैं बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सुकून पाने के लिए, मुझे अच्छा लगने के लिए मैं करता हूँ। बड़े स्वार्थी है, जहां कुछ हमें मिलती है वो हम करते रहेंगे। भाई ये कोई सामाजिक कार्य नहीं करते, ये इनको तसल्ली मिलती है। जब तक वो करेंगे नहीं वो सोएंगे नहीं। उनको लोग, इसने कहा कि 6 बजे के पहले खाना खाओ, उन्होंने आज 5 बजे खाया, लेकिन पहला खाना 5 बजे खाया, दूसरा खाना 6 बजे खाने। तो मुझे लगता है कि ये उनकी आदत सी हो गई है। जब तक वो अपने आप को परेशान नहीं करेंगे उनको सुकून नहीं मिलता। तो मुझे लगता है ये परेशानी ऐसे एंजॉय करने वाले लोग है कितने, और हम परेशान करने के लिए हमेशा तैयार है। नहीं सच कहता हूँ, उनके चेहरे पे मतलब वो जब बोलते हैं सभी आंकड़े मालूम है, कहां से कितने पैसे आने, कितने क्या है। अरे भाई ये कैसे, अपने वो राज ठाकरे तो इनकी नकल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनको ये सब आंकड़े फेंकते हैं लोगों के मुंह पे।
लेकिन पीठ पीछे वो भी सराहना करते कि ये आदमी कितना काम करते रहता है। तो मुझे लगता है ऐसे और थोड़े सियासतदान होंगे तो बड़ी खुश नसीब रहेंगे हम। नहीं तो ये स्पष्ट स्वभाव आप दोनों की दोस्ती का सबसे बड़ा राज है। नहीं, उसमें से उसकी वजह से गवाया भी बहुत कुछ। नहीं, सही बात है। गडकरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने तो सब जानते हैं कि ग्रामीण भारत को शहरों से जोड़कर इस देश को जोड़ा है, कई रास्ते बनाए हैं, बट आज भी ये जो विचार है, गांव का विचार है, तो ये अभिनव गांव का विचार कैसे पहुंचाया जाए ग्रामीण भारत में? आज हम शहर में बैठे हैं, लेकिन कैसे जोड़े अब ये? देखिए, ये मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ और अभी तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग जो सरकारी काम छोड़कर पर जो मेरा व्यक्तिगत सामाजिक काम है ग्रामीण क्षेत्र में है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम होगी तब प्रॉफिटिविटी बढ़ेगी। अब मैं ऐसी कल्पना करता हूं जो शायद आउट ऑफ बॉक्स होती है। अभी मैंने प्रयास करके मैं बायोफ्यूल पे काम कर रहा हूं, तो मैंने कोशिश की कि पिछले 26 जनवरी को डिफेंस के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ये 100% जेट्रोफा ऑयल से बनाए हुए बायो एविएशन फ्यूल पे चलाए। फिर मैंने कोशिश की और स्पाइस जेट का एक विमान देहरादून से दिल्ली 25% बायो एविएशन फ्यूल पे लाया। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और ये जो भंडारा में आप जो स्कूल चला रहे यहीं रतन जोत, मोह, साल, करंज और टोली, ये जहां ट्राइबल्स और फॉरेस्ट है वो होती है। और अब बांबू से भी मैंने नीरी को प्रोजेक्ट दिया कि बांबू से तेल निकालो और इससे गडचिरोली को, यानी सबसे बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड एरिया को हम लोग ये 40,000 करोड़ का जो फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये फ्यूल अगर हमारे गांव में तैयार होगा तो मुझे लगता है कि गांव वैसे एकदम संपन्न हो जाएंगे। अभी जैसे इथेनॉल था, मैं 12 साल से बोल रहा हूँ, मुझे लोग हंसते थे, कभी कोई टीका टिप्पणी करते थे, मैं बोलता था। अब मैं इथेनॉल इतना हो गया 50,000 करोड़ की इकोनॉमी बन गई। और अभी टीवीएस कंपनी को और बजाज को, मैंने सबको, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, तो मैंने दोनों एमडी यंग लड़के हैं, मैंने कहा तुम जब तक ये इथेनॉल की बाइक नहीं बनाओगे, ऑटो रिक्शा नहीं बनाओगे, याद रखना मेरे घर पे इधर आना, मैं ऑफिस में कोई काम नहीं करूंगा। तो अभी टीवीएस की बाइक मैंने लॉन्च की 100% बायो इथेनॉल। अभी आपका जो राइस स्ट्रॉ है जो भंडारा जिले में है, इससे मैं बायो सीएनजी बना रहा हूँ। और तुमसर में हमारे यहाँ, जो देवाड़ा में हमारी फैक्ट्री वहां, और मेरा विश्वास है कि 6 साल के अंदर मैं 6 डिस्ट्रिक्ट को डीजल मुक्त करूंगा। अभी डीजल की इकोनॉमी कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट की 15,000 करोड़ की होगी, है कठिन पर असंभव नहीं है। अब मैंने नागपुर कारपोरेशन का प्रयोग किया, कचरे से गैस बनाया। अब मैं धीरे धीरे भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, नागपुर, मेरी ताकत नहीं इतना दूर जाने की। अभी नागपुर में 3 मदर स्टेशन बन गए। अब मुझे विश्वास है कि ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस चलेगी। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है। अगर ये, जैसे मैंने कहा कि 40,000 करोड़ का इंपोर्ट कम होगा और ये अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा तो एकदम गांव की तस्वीर बदल जाएगी। अब हमारे यहाँ गन्ना लगा है, सावनेर तालुका में एक गन्ने वाला जो है उसको 102 टन गन्ना हुआ एक एकड़ में, 102 टन। तो हमने सबको इस बार बाइक दी। तो आज हमारे विदर्भ में भी कोल्हापुर जैसे किसान हैं कि जिनमें ताकत है। जैसे आपने कहा ना कि यहाँ के बच्चे भी उतने होशियार है, वैसे किसान भी है। आवश्यकता है उनको प्रॉपर गाइडेंस, एक्सपोजर और उस प्रकार की अगर सहायता मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा तो वो बदल सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा हुआ कि मैं ये प्रयोग करते करते खूब सीख गया हूँ। मेरे उसमें लोग मेरे केवल टनेल, और अभी मेरे ऊपर 800 करोड़ का कर्जा है और 1300 करोड़ का टर्नओवर है और 15,000 लोगों को जॉब मिला है। तो मैं ये जो कुछ हुआ ये फ्रस्ट्रेशन से हुआ, क्योंकि मेरा सरकार पर, मैं मंत्री हूँ पर मेरा विश्वास नहीं है सिस्टम पर। तो मैंने सोचा कि ये सरकार छोड़ दो, मैं अब कोई ऑफिसर के समय खराब नहीं करता। मैंने अपनी पैरेलल यंत्रणा खड़ी कर दी और मैं हर प्रयोग अपना करता हूँ। अब वो ऐसा है कि कुछ प्रयोग फेल हुए, कुछ फालतू होते। धीरे धीरे मेरी इक्विटी इतनी बनी है कि अब मैं एक्सपोर्ट में भी गया और मैं अलग अलग बालों से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने तक
अब मैं 30 कंटेनर सब्जियां भी एक्सपोर्ट करता हूँ दुबई में। क्या बात तो मैंने पूरे एग्रीकल्चर को वायबिलिटी लाने के लिए अपनी खुद की विजन पर काम किया। अब मेरे को ना सरकार की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। तो मेरे कभी कभी पैसा खराब भी होता है। अभी मैं कभी कभी अब मेरे लड़के काम करते वो मेरे जैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए। तो क्यों? तो बोले ये बेकार है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, सब नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरे कारण अगर तुम्हारा 100 करोड़ का फायदा होता है तो 25 करोड़ का नुकसान होगा। मुझे ये प्रयोग करना ही है क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि राइस स्ट्रॉ से बायोसीएनजी होगा। और अभी मेरा बायोडाइजेस्टर प्रयोग में 1 महीने में वो आलू लाऊंगा बायोसीएनजी। उसका इकोनॉमिक्स ऐसा है कि ये सब मेरे पीछे लग जाएंगे। अब ये WCL के MD बैठे हैं, ये अभी डीजल पर अगर साल का कम से कम 700-800 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। मैं जो टेक्नोलॉजी दूंगा ये इनका डीजल का खर्चा 300 करोड़ में आएगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट 80% कम हो जाएगी। तो इनको मुझे जरूरत ही नहीं इनको कहने की। अब मैं जो बसेस चला रहा हूँ 60 करोड़ का घाटा 1 साल में खत्म होगा कारपोरेट का। तो ये दुनिया भर के ट्रक वाले ये मेरे घर पर आएंगे, मैं उनके घर पर नहीं जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, लोगों को खड़ा किया और मैंने उनको टेक्नोलॉजी दी और उसके अप्रूवल भी दिए। और लोग वो काम करने वाले से 1, 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे 300-400 लोग मैं 6 डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करूंगा। और अभी तक मैंने जो कहा वो हुआ है। अब ये इतना डिफिकल्ट और आउट ऑफ बॉक्स है, पर मेरा विश्वास है कि 5 साल में मैं करूंगा नहीं करूंगा, होगा तो ये होगा और गांव बदल जाएगा। देखो गांव के आप जो काम कर रही है ना, देखो गांव में जब तक किसान के हाथ पैसा नहीं आएगा। अभी आप कभी हरियाणा पंजाब जाओ, हर गांव में सीमेंट कंक्रीट के मकान है, हर गांव में कंक्रीट रोड है, हर गांव में पॉश रेस्टोरेंट है। और मैं जब पंजाब हरियाणा में जाता हूँ तो वहां का किसान ट्रैक्टर रोक के कोका कोला पीता है। अपना किसान यहाँ विदर्भ का ऐसा भुक्कड़ है कि वो हाफ चाय पीता है, वो भी टपरी बराबर नहीं होती। इसके कारण यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं, परचेसिंग पावर नहीं, पर कैपिटा इनकम, GDP ग्रोथ नहीं। तो जब तक ये बढ़ेगा उससे वो वही मैं बोल रही हूँ कि ये किसान, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि विदर्भ का किसान आलसी है, ये है वो है। अब वहाँ उनको ये सोच देना जरूरी है हमको कि हम प्रोजेक्ट्स लेके जाएंगे तब वो हो पाएगा। आप अभी पवनी में काम कर रही है, आपको पता है भंडारा जिले की स्ट्रेंथ क्या है? अभी तो विदर्भ बहुत में कम हो गई। नहीं, मैं आपको बोलूं, विदर्भ में सबसे ज्यादा दूध की डेयरी, दूध का उत्पादन भंडारा गोंदिया जिला में होता है जी। और अभी मैंने भंडारा गोंदिया को छोड़कर सब जिले दत्तक लेके मदर डेयरी को लाया जी। अभी हमारा 5 लाख लीटर दूध है। हाँ जी। आपको ताज्जुब होगा, अभी हमने जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार की और वो जो गोरी तैयार हुई उसका जो सांड है, जो जिसका सीमेंस लाया था वो साहिवाल का, इंडियन इसका ब्राजील का है। उसका सीमेंस निकालकर वो यहाँ के 2 लीटर के गाय को इंजेक्ट किया और अब गोरी होगी 25 लीटर की। 2 लीटर की गाय की गोरी होगी 25 लीटर की। और ये बेटी बचाओ अभियान ऐसा है, अभी मैं 5000 किसानों को बुलाकर उनका कार्यक्रम कर रहा हूँ। 99% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। अब ये टेक्नोलॉजी बदली तो विदर्भ के केवल आज 5 लीटर का दूध ये कम से कम 50 लाख लीटर होगा। और 50 लाख लीटर होगा तो अभी जैसे ये हमारी ऑरेंज बर्फी आई, तो ये छोटी छोटी बर्फी इतनी पॉपुलर हुई क्योंकि मैंने उनको जब बर्फी की 10 बार मैंने बर्फी उनकी बाजू में हट नहीं होना है, जब तक मैं अप्रूवल नहीं करूंगा। उन्होंने नेचुरल ऑरेंज जूस और उसमें बनाकर जो लाई आज नागपुर के मार्केट से वो 2 बजे गायब हो जाती है। अभी वो हजार एक किलो बनाते हैं। अब वो उनको वो 1 लाख किलो बनेगी तो विदर्भ के किसानों के दूध को कीमत मिलेगी और 2 रुपए ज्यादा भाव मिलता है ये दिनशा और हल्दीराम से। और वो 10 लाख लीटर अगर बर्फी बनेगी और उसके साथ अगर उसको हनी अपने ये बर्फी में ऑरेंज जूस जाएगा तो विदर्भ के किसानों की परिस्थिति बदल जाएगी। अब आपको एक ही बात बताऊं, हनी, अभी मैंने हनी में मैं मंत्री भी हूँ उसका, तो मैं 1 लाख टन हनी देश में तैयार होने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपने चाय लाया, एक ऐसा हनी का हमने क्यूब बनाने की कोशिश की, नहीं बना। अब हनी का ऐसा एक छोटा सा पाउच है, वो ऐसा क्यों उल्टा करके दबाया तो उसमें से हनी गिरता है। तो मैंने सब एयरलाइंस के MD को बुलाया, अब वो गो एयरवेज ने शुरू किया। अब हनी को, शुगर को हनी से रिप्लेस किया और 1 लाख टन हनी होगा। भंडारा जिला पूरा फॉरेस्ट है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ अगर ये हनी बनाने को सिखा दिया तो पवनी की इकोनॉमी बदल जाएगी। अगर बायोडीजल होगा तो वहां का लोग बुलेट पर चलेंगे, कार खरीदी करेंगे और परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये दोनों को जोड़कर कोई एक कठिन काम है, पर धीरे धीरे करने से इसमें परिस्थितियां बदल हाँ, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, तो ये जैसे आपने बोला कि कई तरीकों के हनी इस देश में बनते हैं। अभी मछली है, आपके यहाँ मालगुजारी तालाब है हाँ भंडारा जिले में, हाँ तो ये तालाब की मिट्टी निकालकर खेत में डाले जी। और वाटर अभी एक बुल्ढाना पैटर्न करके एक मैंने प्रोजेक्ट अभी हुआ है, इसका है हाँ कल शायद एबीपी पर आया था उसका डिटेल। ओके। तो वो इतना बड़ा हुआ कि 1 रुपया में खर्चा करते हुए 10,000 हेक्टेयर को पानी मिल गया। तो रोड बनाते समय पुल और नदियों रोड नाले थे वो खोल किए जी। और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बनी और वही मटेरियल रोड में यूज हुआ। तो पूरे बुल्ढाना टू अजिंठा जो ब्लैक रॉक था वहां अभी पानी का स्टोरेज बढ़ गया। तो ये मुझे लगता है कि छोटे छोटे प्रयासों से ऐसे अभी इससे फायदा होते हुए गांव की परिस्थिति बदलेगी और लोग शहर से गांव की तरफ जाएंगे जी। गांव से शहर की तरफ जाएंगे। वही शायद आज की बहुत बड़ी जरूरत है कि हमारा देश सबसे ज्यादा मात्रा में गांव में बसता था, लेकिन अब वो अर्बन शिफ्ट के कारण काफी चीजें बदल चुकी है। मैं आपसे फिर से इसी विषय में आगे बात करती हूँ, तब तक आप थोड़ा कॉफी पी लीजिए। तब तक मैं नाना से पूछना चाहूंगी कि नाना, ग्रामीण भारत में कला ये हमेशा एक सामाजिक जागृति के लिए वो बहुत सदियों से चल रहा है, जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो कला का हम उपयोग करके ये जन जागृति या ये जैसे साहब ने इतनी सारे तरीके बताए, ये कला का वापर किया जा सकता है इन सब चीजों के लिए। हम किसी जरिए ये जो हमको जन जागृति करनी है कि लोग ये आज तक वो कलाकार ही तो इस्तेमाल होते रहा जन जागृति के लिए। जहां भी पारतंत्र में भी स्टेज ये सबसे क्रांति जो शुरू होती थी तो वो स्टेज से होती थी, जो भी आपको लोगों को कहना था, ताकि मैं चौराहे पे खड़ा रह के अगर चिल्ला होगा तो मुझे पकड़ के जेल में डालेंगे। मैं स्टेज से अगर करूंगा तो उसको आप कला कहेंगे और मेरी सराहना करेंगे मुझे। तो मुझे लगता है कि झाड़ी पट्टी की कला आपको पता नहीं मालूम है, झाड़ी पट्टी अभी में आपके नवरगांव में भंडारा गोंदिया चंद्रपुर में मेरे बचपन में वो बालाजी पाटिल बोरकर ये नवरगांव में नाटक होते थे। हाँ, और वो नाटक होने के लिए 10-10 हजार लोग देखते थे और जो अभिनेत्री थी वो मुंबई से आती थी। जो अभी मकरंद आता है ना, मकरंद करता है। हाँ, और वो वहाँ के प्रोग्राम भंडारा और गोंदिया की विशेषता है, रात रात चलता है वो। उसको झाड़ी पट्टी की रंगभूमि झाड़ी पट्टी की बहुत अच्छा। नहीं तो वही मैं हमें लगता है कि वो एक बहुत अच्छा जरिया होगा लोगों, क्योंकि धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। और अगर गांव में होता है तो शहर में भाई बाबा, जब तक हमारा पेट नहीं भरा हुआ हम कहाँ से नाटक करेंगे भाई। पेट भरने का तो नाटक तो होता पेट भरे नहीं। हुए लोगों ने कम से कम नहीं वहां तो नहीं, वो हर एक कोई अपनी तरफ से, मैं वही कह रहा था कि वो उनका जो अभी वामन केंद्र है, एक जो पूरे स्टेट जो है भारत भर के, तो उनका एक शो किया था मुंबई में। मैं सच कहता हूँ, प्रदेश में मैं घुमा हूँ, यहाँ देखा हूँ, लेकिन वैसा शो मैंने आज तक नहीं देखा। जिस तरह की हारमोनी थी, जिस तरह से, और सभी गांव खेड़े के लोग थे, वही के कलाकार थे, और मतलब कोई दुनिया भर में उसकी कोई मतलब कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता उससे। सो मुझे लगता है कि गांव खेड़े में हम कौन सा लेके आते हैं, हमारा तो सीमित है, हम इतने लोगों के लिए। गांव खेड़े का जो है, रात रात लोग बैठते हैं, वो हिलते नहीं वहां से। रामलीला सिर्फ उनके लिए ये नहीं है, मनोरंजन नहीं है, उससे बहुत कुछ। मैंने परसों एक बात सुनी, जीना जो हमारा है हराम हो गया है, उसकी वजह यह है, बेवजह जैसे हम चौराहे पे बैठते थे, झाड़ के नीचे बैठते थे, शाम को काम करने के बाद बेवजह कोई काम नहीं है, फजूल की बातें करते थे। वो फजूल की बातें बंद हो गई। एक दूसरे के साथ वो जो फजूल की बातें, कोई मुझसे लेना देना नहीं, उससे मुझे कुछ मिलेगा, कुछ देना है, कुछ नहीं। दोस्तों को मिलते थे, कुछ नहीं, बैठे हैं, गप्पे मार रहे, कोई मिलता था और वो बार हम सच कहते हैं, हम स्कूल में जब कॉलेज में जब थे, उस जब लिमका पी रहा था ना वो और मैं निकलता था उसके सामने, हमारे जेब में पैसे नहीं रहते थे, हम क्या करें भाई।
तो कहीं गलती से उसकी नजर हमारी तरफ आ जाए तो वो देख रहा था, तो उसको शर्म आती थी कि वो पी रहा है और हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गांव खेड़े में जो है ना, उसको उजागर करना, वो जो काम आप कर रहे हैं, सिर्फ एक है, मैं वृंदन एक ध्यान में रखना, गांव का जो गांवपन है, जो मैं कह रहा हूं ना, मैं शहर छोड़ के तो गांव में रहता हूं, अब मैं खेड़े में खेत पे रहता हूं, मैं बड़ी घुटन सी होती है, आप मुझे मालूम नहीं, स्क्वायर फीट में तो मैं रहना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि वो ऊपर आसमान है, धरती है, बहुत बड़ा सा घर है। पहले शहर में रहते तो 4 बाई 4 फुट का वो बाथरूम था, अब हमने मगर नहीं भाई, हम इतने छोटे बाथरूम में हम नहीं जाएंगे, 25 फीट बाई 14 फीट का बना है खेत भाई हमारा, कौन हमको पूछे। तो मुझे लगता है कि हमको प्रकृति के साथ जब हम रहते हैं ना, तो हमारी विचार जो है वो भी ऐसे चौड़, तो उनका जो गांव है वो मत छीनो, ये आप सब दे देना सर, बाकी सब देना उनको, लेकिन ये जो मिट्टी मत छीनो। मेरा पोता आया था उस दिन, वो बाल्टी में मिट्टी लेके जा रहा था, मैंने कहा लेके जा रहा है, तो मतलब बम्बई, वहां मिट्टी है नहीं, सभी सड़कें हैं भाई, है नहीं मिट्टी, तो उनकी जो मिट्टी है वो सुगंध है, वो हम ना छीने तो बेहतर है, उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। वही तो फर्क है उनमें और हम में, और वो फर्क रहना ही चाहिए, सबको एक मतलब। उनके मिट्टी में हाथ गंदे होना, जो हमने बचपन में रेत मिट्टी हर चीज में ये किया, ये जो आपके जो स्कूल है ना, ये एरिया का नाम क्या है मालूम है? हाँ इसको चौरस पट्टा कहते हैं। हाँ और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा कि जो गोसी खुर्द बना, हाँ तो गोसी खुर्द बनने के बाद यहाँ नीचे से पानी आता था वेन गंगे का, तो वो पानी आना बंद हो गया। फिर ये एक एनजीओ काम करता है मेरे साथ, वो लोग, वो गांव के लोगों के कुएं में पानी नहीं, कुछ नहीं, बहुत तकलीफें थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये, उन्होंने साइंटिफिक जियोलॉजिकल ये रीजन बताया। फिर जो अभी सिंचन कारपोरेशन में सर्वे है, मैंने उनको सबको बुलाया कि ये इतना बड़ा चौरस पट्टा, इसकी हालत खराब हुई, तो अब उन्होंने उसके लिए अब नई स्कीम तैयार की है, वो लगभग मंजूर हो गया, आखिरी स्टेज पर है। तो उससे क्या होगा कि चौरस पट्टा ये सदन है, यहाँ 2-2 क्रॉप लेते हैं चावल का, और हमारा गन्ना भी कम से कम 2-1 हजार एकड़ वहां उस क्षेत्र में है। तो अब क्या हुआ है कि अब वहां पानी अगर आ जाएगा, तो पानी से ही वहां का किसान की आमदनी दुगनी हो जाए, और ये दूध और चावल और अब गन्ना तीनों का सेंटर है। तो मुझे एक सुझाव आपको देना है कि आपको गांव को समृद्ध संपन्न करना है, बहुत अच्छी बात है, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है और एग्रीकल्चर है। तो एजुकेशन में आप काम कर रही है, थोड़ा सा इसी प्रीमाइसिस में करना है अलग, उतने तक हेल्थ सर्विसेज का भी काम करना। और तीसरा काम जो है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर उसके पास प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाए, तो इसको भी अगर दिया गया तो उसके लिए पानी है, फिर सोलर पंप है, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और तो ये करने से क्या होगा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगी, तो फिर एकदम जो आप कह रहे हैं वैसा गांव बन जाएगा। हाँ, यानी क्योंकि क्या सर है ये कि जमीन जो 6 एकड़ है, थोड़ी बढ़ सकती है, हाँ? थोड़ी बढ़ सकती है, कौन सी? 6 एकड़ जमीन है ना, नहीं, इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं, तो आप जो कहते हैं ना वो, नहीं, मैं आपको कहूं, नहीं स्कूल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नहीं, आप उसमें मत पड़िए। देखिए, मैं प्रोफेशनली सलाह दे रहा हूँ, जिसका काम उसी ने करना चाहिए। और ये जो एजुकेशन में काम करने वाले लोग होते हैं, वो हेल्थ सर्विसेज के काम में फिर अड़चन आती है। जो हेल्थ का काम करता है उसको एग्रीकल्चर का कठिन है। इसमें कैसा है कि एग्रीकल्चर में काम करने वाले 4-5 लोगों का एक ग्रुप, एजुकेशन में काम करने वाले 4-5 लोगों का ग्रुप, और फिर हेल्थ सर्विस प्लान वही है। जैसे मैं वृंदन वो से बाद में यहाँ की कॉमन प्रीमाइसेस को, जैसे शाम को है, अभी जब मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ, अगर आप रात को इसी संस्था में अगर महिलाओं को अपने स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण दे सके, या स्कूल तो 11 से 5 होगी या सुबह 12 बजे होगी, तो खाली समय पे दूसरा कुछ कर सकती, तो फिर किसानों को छुट्टी है सैटरडे संडे, तो स्कूल को छुट्टी होगी, उस दिन किसानों का प्रशिक्षण, किसानों को हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर कि 1 एकड़ में
ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? तो उसी दिन एक ही दिन अगर चावल का, गन्ने का या वहां को जो क्रॉप्स होंगे उसका पर एकड़ कम कॉस्ट करके, अभी आपको एक अच्छा, अभी हमारे यहाँ एग्रो विजन में 4,500 किसान ऐसे बैठे थे डायरी लेकर, और एक कोल्हापुर का आदमी दिन भर उनको सिखा रहा था और वो नोटिंग लिख रहे थे। और मैं जब वहां गया, ये विदर्भ के किसान है, मैं जब वहां गया तो वहां एक टाशनी गिरने की तो आवाज आएगा, इतना शांति से वो लिख रहे थे। और वही किसानों ने ये सावनेर तालुका में, भंडारा में, अभी 3 जिलों में तो हमारे कम से कम 25,000 किसान है गन्ना उत्पादन, उसमें से कोल्हापुर जिले में हमारे यहाँ 25 टन होता था एक एकड़ में, 20 टन होता था। और ये अच्छी भाषा है, मैं शरद पवार मुझे बोल रहे थे ये संभव कैसे होता है, वो आपको तो कोल्हापुर ये मेरिट स्टूडेंट की स्कूल है, और मराठवाड़ा ये फर्स्ट क्लास स्टूडेंट की, और विदर्भ ये 100% 100 में से 25 से भी कम जिनके मार्क मिले ऐसे डपोर्ट स्टूडेंट की स्कूल थी। तो अब हमारे यहाँ का किसान वो 110 टन गन्ना उसने निकाला, तो दे हैव कैपेबिलिटी, दे नीड ट्रेनिंग। और वो आप जैसे थोड़ा सा क्लासरूम का उपयोग करके, टीवी का स्क्रीन लेकर, तो आप उनको ट्रेन करेंगे तो वो आराम से कर पाएंगे। सर लेकिन आपकी बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, हम लोग साथ जुड़े, तभी मैंने वृंदन को बोला कि वृंदन स्कूल तुम संभालो। अच्छा, आपको एक और एक बात बताओ, मैं आपको और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ तुम्हारे बाजू में, वो जो तुम सर, मैं उस पर मेरी इच्छा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया, वहाँ गुंदड़गांव करके गाँव है, नहीं ये जहाँ कोसा अंधड़गांव, तो नाना वहाँ ऐसा है कि वहाँ की हैंडलूम पर वो सीरी कल्चर यानी वो कोसे की साड़ियां बनाते हैं। आपको सच बता रहा हूँ, मैंने वो साड़ियां मेरे घर पे 200-300 खरीद ली और आती है, और मैंने वो नाम बताता हूँ आपको, प्रीति झेंटा को दी, पूनम ढिल्लन को दी, हेमा मालिनी को दी, सुषमा स्वराज को दी, सुमित्रा महाजन को दी। वो प्रीति झेंटा मुझे अभी 2 महीने पहले आवाज दे के एयरपोर्ट में, रीति जी, मैं पूछा तो देखा तो वो दिखी। मैंने क्यों, क्या, कैसी हो आप? बोले मुझे 3 साड़ियां और चाहिए। अब वो अकोला में एक दीक्षित करके है महिला, उन्होंने उसके ऊपर ये जो ऑर्गेनिक कलर है उससे प्रिंटिंग किया, इतना वैल्यू एडिशन है कि अगर वो आपने कोसे पे काम किया तो करोड़ों की इकोनॉमी वहां बन सकती है। तो आप करिए। में हम बना रहे हैं, हैंडलूम बना रहे हैं, और कोसा और कॉटन पे ब्लॉक प्रिंटिंग का काम, और उसमें काम करना। हाँ, देखिए, राजनीति, पॉलिटिक्स और फिल्म या कोई भी फील्ड में, होटल भी, रेस्टोरेंट भी, मैं फुटपाथ पे खाता हूँ क्योंकि उसकी टेस्ट 5 स्टार से अच्छी होती है। तो शेप इज इम्पोर्टेंट। तो आपको क्वालिटी जो है वो अल्टीमेट चाहिए, बिगाड़ भर्ती काम नहीं चाहिए। तो आपको जब तक डिजाइनिंग और वो, मैं अभी मेरे पास ही वो मिनिस्ट्री है नागपुर। मैं आपको बताना चाहूंगी, नागपुर के सबसे बड़े डिजाइनर शायद अभी नहीं है, विवेक रानडे जी। जैसे आहूजा सर अपनी निःशुल्क सेवा देते हैं, वैसे वो हमें देते हैं, तो डिजाइन में हम उम्दा होते ही। हाँ, नहीं, पर आपको एक बताता हूँ, मैं रानडे जी को जानता हूँ। टेक्सटाइल डिजाइनिंग ये टोटली थोड़ा सा अलग सा है। टेक्सटाइल अब उसमें कैसा है कि ये अंधड़गांव के क्या करते हैं, मैं आपको आज मेरी पत्नी भी थोड़ा बहुत, वो साड़ी जानती है, मैं ज्यादा नहीं जानता। वो क्या करते हैं, लाल सूत आया बीच में डाल देते, तो उन्होंने उनको प्रेजेंटेज, अभी आज मैंने आज भाषण में कहा कि ये जो संदीप जोशी पहना और ये तुम्हारी सहेली पहनी थी जीन, तो हमारे पास खादी ग्रामोद्योग में हम लोग डेनिम, ये खादी से ये डेनिम बनाते हैं, खादी डेनिम। अब हमारी देखो दुर्दशा कैसी है, हमारा डेनिम खरीदता है अरविंद मिल और शॉर्ट सप्लाई, और वो देता है वो फॉरेन की कंपनी लिवाइस को, और वो शॉर्ट सप्लाई में है। अब ये इसकी जो जीन है और संदीप की पहने, इससे 10 गुना हमारी जीन अच्छी है, और हमको मार्केटिंग की अकल नहीं है। तो हम जो 1100 में जीन देते हैं, ये 7,000 में खरीदता है बाहर से, ये बाहर, और हम नहीं मार्केट कर पाते। तो बेसिकली आजकल प्रोडक्ट जितना अच्छा हो, उससे ज्यादा पैकेजिंग अच्छा चाहिए। तो प्रोडक्ट भी अच्छा अगर करना है तो नहीं, क्योंकि वहीं से तो वहाँ प्रोग्रेस हो पाएगा। तो अभी हम आखिरी इस पे पड़ाव पे आते हैं। अगले पड़ाव में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तब तक वॉलंटियर्स अपना काम शुरू करें। हम मानते हैं कि हर चीज के लिए कोई कारण होता है। इस घर में, इस शहर में, इस देश में पैदा होने का कोई कारण था।
ऐसी सोच लेके हम लोग ने सोचा कि कुछ वापस देना चाहिए और उसी के कारण हम इस रास्ते पर मुड़े। मुझे हमेशा लगता था कि किसानों के लिए कुछ होना चाहिए, जो हामी भाव जैसी अपन कोशिश करते हैं वहाँ क्या हो सकता है ताकि ये कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, उन चीजों का कुछ हो आप नहीं गलत रहा नहीं है। करना। सरकार के प्रयासों से करोड़ों रुपए का कर्जा माफ करने के बाद और प्राइस बढ़ाने के बाद भी किसान समृद्ध नहीं हुए। हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 क्विंटल सोयाबीन होता है, अमेरिका में 25 क्विंटल होता है, पंजाब में 1 एकड़ में 30 क्विंटल गेहूं होता है। मेरे घर पर मैं अच्छी खेती कर रहा हूँ, मेरे यहाँ मुश्किल से इस बार 14 क्विंटल हुआ और मैंने कहा मैं मेरिट में आया। तो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट को और भगवान को छोड़कर हम तीसरी मीडिया से लोगों को ताकतवर बनाए। मैं समझता हूँ कि हमें प्रॉब्लम ये है, जैसे साइंटिस्ट है ना, वैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने चाहिए। बाजार में इस वक्त किस चीज की जरूरत है? परभणी में हमने एक गांव की 50 एकड़ जमीन ले ली और हमने कहा कि आपको 1 एकड़ से कितनी आमदनी होती है बरस में? उन्होंने कहा 30,000। हमने कहा हम आपको 50,000 देंगे, आपको सिर्फ वहां कसना है, उसे बीज हम देंगे, वो जो आएगी उपज वो हम लेंगे। आपको 50,000 मिल गए 30 की जगह। उपज जो आई तो हमने कहा उपज जरा ज्यादा आई है, यील्ड ज्यादा है, तो हमने उनको और 50,000 दिए, तो 1 लाख रुपए हो गए। बावजूद उसके हमारे पास पैसे बचे। मैंने कहा नहीं, ये भी ज्यादा है, हमारे पास बचे हुए, फिर और 1 लाख दिए और फिर जो बचे थे तो हमने कहा कि ये जो बचे हुए हैं उसमें से आधे हम लेंगे और आधे दूसरी जगह हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो नाम को 50,000 रुपए मिले। 3 लाख रुपया एकड़ का हमने कमाया उस साल, क्योंकि हमने वहां ड्रम स्टिक्स लगाई थी, शेवगा। अभी उसकी मांग थी इसलिए उसको उतनी कीमत मिली। तो हमारा प्रॉब्लम यह है, हमने गेहूं लगाया, गेहूं की कीमत तो बढ़ती नहीं, वो गेहूं की तो वही है, चावल की वही है, वो सीमित है। अभी हमने हमारे यहाँ वो इंद्रायणी लगाया था, यहाँ पिछले साल 2.5 आया, मतलब 200-300 किलो आया। इस साल 3,000 ये आया और हमने कुछ नहीं, गोबर और गौमूत्र यही इस्तेमाल किया हुआ। बाजार में 40 रुपया भाव है, 180 रुपए से हमने बेचा वो चावल। तब मुझे लगता है कि वो एक बार हमारे खेत में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर जाके उसको बताएंगे। हाथसड़ीचा तांदूळ 190 रुपए किलो नहीं निकला अभी। तो ये बात तो तय हम है। शहर में रहने वाले, हमको लगता है ना अरे हाथ से किया हुआ है यार, ये ऐसा, ये ऑर्गेनिक है, हम खरीद लेते हैं क्योंकि 190 से हमारा कुछ जाता नहीं। लेकिन किसानों को वो मिलता नहीं, तो उनको उसे वो उजागर करना होगा, उनको बताना होगा ये ऐसे है, इस तरह से करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, एक दिन में चलो हो गया, ऐसे तो होगा नहीं। तो यानी इससे तय है, गडकरी जी से सुन के, आपसे सुन के, कि सरकार पर निर्भर ना रहते हुए या किसी के भी ऊपर निर्भर ना रहते हुए हम लोग को साथ आना पड़ेगा अगर बदलाव लाना है तो। नाना, आप हमारे प्रोजेक्ट से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आज हमने, जैसे हमने पत्रिका पे भी लिखा है कि आप होस्ट है आज हमारे साथ। एक आखिरी बार, अभी जैसे ये जितने उपस्थित हमारे अतिथि हैं, आप इनसे हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि उनको कहने की जरूरत नहीं, जितना कोई देखा है। क्योंकि मैं ये मुनासिब नहीं समझता, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी को ये कहूँ कि आपको ये करना चाहिए, देना चाहिए। जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए क्या करता हूँ। तो मैं अपनी जेब में हाथ डाल के मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस इज व्हाट आई कैन अफोर्ड, सो दिस इज व्हाट आई एम गिविंग नाउ। ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनको कुछ कहना पड़े, उनको मालूम है उनकी जिम्मेदारी क्या, नहीं तो ये ऐसे प्रोग्राम में आते ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जिस तरह का काम है वहां आपको आपका योगदान क्या होना चाहिए आप जानते हैं, और आप उस तरह से वो करेंगे। मुझे यकीन है वो हो जाएगा। रही बात नाम फाउंडेशन के माध्यम से या मेरे वैयक्तिक इससे, मुझे जो करना है वो तो मैं तो करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं किसानों के लिए कुछ करता हूं, एक दूसरे माध्यम से तुम कर रही हो,
तो ये मैं नहीं कर सकता। जैसे सर ने कहा कि एक बात जो करनी है वो मैं सभी नहीं कर सकता, जो तू कर रही है उसके लिए मदद करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक अच्छा काम कोई कुछ हो रहा है उसके लिए। अब रही बात सरकार की तरफ से है, वो जितना करना है उनको कहने, तो वो उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि क्या होता है मालूम है, सच कहता हूं, मांगने से बड़ी कोफ्त होती है, दिक्कत होती है, मांगना नहीं चाहिए, हमको देना जितना अच्छा काम किया तो लोग देखिए, अच्छे काम करने वालों के लिए समाज में इतने अच्छे लोग हैं कि जब अच्छा कर रही है देखकर तो आपको घर आके वो मदद करते हैं। जो भी सर कहा ना, 60 करोड़ रुपए दिए थे 4 महीने में लोगों ने। 60 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और ऐसे ही मैंने वहां कहा ना कि ये कोई औरत घमेला उठाए हुए सर पे जा रही थी, देखा मुझे, अरे बेटा बेटा ठहर, यहाँ वो पसीने से भीगी हुई है, कोई नोट निकाली मेरे हाथ में था, मेरी तरफ से। मुझे लगता है ये जो उसका सोचना जो है मेरे लिए वो बहुत कुछ था, और ऐसे लोगों ने ही पैसे दिए थे। सर आपको जाना होगा प्लीज। सर एक ही मिनट, एक लास्ट मैं सच कहता हूँ, आखिरी बात, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए ना, आप जानते हैं किस तरह का प्रोजेक्ट है, आपको जो करना है वो आप कीजिए, बाद में हम अभी खाना खाते हुए बातें करेंगे। आप नाना जी पाटेकर जी से मिल सकते हैं। बस एक दो छोटी चीजें हैं, जैसे आप आपके सामने जो प्लेज कार्ड रखा है, आप अपना आर्थिक सहायता जो भी देना चाहते हैं आप उस पर लिख सकते हैं। आप जानते होंगे कि ग्राम विकास संस्था एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और एटीजी के अंदर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है। इतना बताना मेरा काम था, एंड आई एम श्योर कि आप अपने तरफ से जो ठीक लगेगा वो करेंगे। तो गडकरी जी को, हाँ